हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 40 प्रश्नों को देखा था। आज 41 से 80 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें भी कुल 40 प्रश्न हैं। तो यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी बोर्ड एग्जाम के ऊपर बेस्ड मॉडल पेपर है, इसलिए आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए 41 नंबर प्रश्न के साथ करते हैं प्रारंभ क्वेश्चन को। तो कह रहा है 41 नंबर प्रश्न में कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो पौधों से रेजिन भी निकलता है, गोंद भी निकलता है और टैनिन भी निकलता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी क्या हैं, तो इनमें से सभी पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। तो निम्न में से यहाँ पर दिया हुआ जो है, तो इनमें से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। तो हेट्रोक्राइन जो ग्रंथि है उसको हम लोग वृषण कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्रंथि को हम लोग वृषण कहते हैं। और वृषण जिसको कि हम लोग टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस कहाँ होता है, तो ये एक मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गेन है। मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गेन है। ये जो टेस्टिस रहता है, ये जो पुरुषों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, इस तरह से होता है। तो ये टेस्टिस कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में वृषण कहते हैं। तो ये निम्न में से हेट्रोक्राइन ग्रंथि जो है वो कौन है, तो वृषण है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। तो पुरुष हार्मोन की चर्चा कर रहा है। तो पुरुष हार्मोन की चर्चा कर रहा है। तो पुरुष हार्मोन जो है कौन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है क्या है, एक पुरुष हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रहता है वो पुरुषों के अंदर होता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 44 नंबर प्रश्न कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है। तो किण्वन की जो क्रिया होती है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है वो किसमें होता है। तो फर्मेंटेशन की क्रिया जो होता है वो ईस्ट में होता है। ईस्ट में फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, हमारा मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क को 3 वर्गों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मस्तिष्क को 3 वर्गों में बांटा गया है, जो तीनों का काम अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होगा, तो हृदय स्पंदन के लिए भी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी है और सोचने के लिए भी है। यानी इनमें से सभी ऑप्शन सही है। यानी ऑल ऑफ दी हो जाएगा राइट आंसर। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है यानी फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया होता है वो कब होता है। तो आप लोग बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होती है। तो यानी सनलाइट में होता है, सनलाइट में होता है। तो सनलाइट कब होता है, तो दिन के समय होता है। सनलाइट दिन के समय होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दिन में होती है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की तरफ। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो शरीर में भोजन का पचना जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शरीर में जो भोजन पच रहा है वो किस अभिक्रिया के कारण हो रहा है? तो उपचयन अभिक्रिया के कारण हो रहा है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 48 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? यानी गुणसूत्र की चर्चा कर रहा है। तो गुणसूत्र महिला में जो होता है, महिला में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX होता है, लेकिन पुरुषों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XY होता है। XY हो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है? तो यहाँ कह रहा है स्त्री में लिंग गुणसूत्र। तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? तो XX हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका जो होता है, गार्ड कोशिका का कौन सा भित्ति मोटी होता है? तो गार्ड कोशिका का भीतरी वाली जो भित्ति होता है, यानी इंटरनल जो भित्ति होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 50 नंबर प्रश्न कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज बता रहा है। नाइट्रोजन की मात्रा कितना परसेंट? मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे कह रहा है नाइट्रोजन का कितना परसेंट है। नाइट्रोजन हमारे पृथ्वी पर कितना परसेंट है? तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। कितना है? 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? वो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये सभी कोयला, कोयला क्या है? वो नवीकरणीय है, इसी कारण से इसे मुख्य स्रोत नहीं कह सकते। सूर्य के प्रकाश को हम जितना यूज करेंगे ये कभी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के लिए मुख्य स्रोत हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के लिए मुख्य स्रोत हो जाएगा। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ। 52 नंबर प्रश्न क्या कह? तो 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओजोन के अणु में ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। तो ओजोन जो रहता है पृथ्वी में क्या कार्य करता है? तो ओजोन जो रहता है पृथ्वी पर जो सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट रे आता है, यानी यूवी रे लाइट आता है, उसको रोकने का काम करता है। और ओजोन का जो लेयर होता है उसकी मोटाई कितनी होती है? तो लगभग 50 किलोमीटर होता है। 48 से 50 किलोमीटर होता है। 48 से 50 किलोमीटर होता है ओजोन की लंबाई यानी मोटाई। तो कह रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कह रहा है। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। क्या होता है? इसमें तीन अणु होते हैं। इसमें 3 अणु होते हैं, यानी 3 परमाणु होते हैं। यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की तरफ। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में वो कहाँ पर होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है। और पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न की तरफ। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? समानता कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स क्या होता है? देखिए लेटेक्स जो रहता है पेड़ से जो रस गिरता है उसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं। तो लेटेक्स जो रहता है वो कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स जो पाया जाता है वो पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में पाया जाता है और बरगद में पाया जाता है। यानी तीनों ऑप्शनों को हम देखने के बाद यह कह सकते हैं कि इनमें से सभी में लेटेक्स पाया जाता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 55 नंबर प्रश्न कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मानव मूत्र जो रहता है उसमें कितना % यूरिया पाया जाता है?
तो हमारे हम लोग जो यूरिन करते हैं, यानी हम लोग का जो मूत्र होता है, उस मूत्र में 2% यूरिया पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 2% यूरिया पाया जाता है। यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भ्रूण। भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं। तो भ्रूण कोई भी माता जो रहती है, माता के पेट में जो बच्चा जाइगोट का निर्माण होता है, वो उसका जो पेट को हम लोग कह देते हैं, वही उसका भ्रूण है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण जो रहता है, जिसको कि हम लोग गर्भाशय कहते हैं, क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा प्रश्न को। कह रहा है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अवतल लेंस कैसा होता है? तो अवतल लेंस जो रहता है, इस प्रकार का देखने में लगता है। इस प्रकार का अवतल लेंस रहता है। और अवतल लेंस में पूछता है प्रश्न कि कितने फोकस होते हैं। तो इसमें 2 गो फोकस होता है और 2 गो वक्रता केंद्र होता है। और अवतल कोई भी लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के मध्य बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी कह रहा है यहाँ पर लेंस से संबंधित प्रश्न जो है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता को हम लोग निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, P बराबर 1/f। P बराबर 1/f, जहाँ पर P जो होता है लेंस की क्षमता होती है, F क्या होता है? तो फोकस दूरी होता है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, उसको हम लोग डायोप्टेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डायोप्टेयर कहते हैं। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद कहता है कि लेंस का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टेयर, तो एक डायोप्टेयर जो रहता है 1 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल बनाने में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 59 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी मिनिमम किसमें होगा? तो प्रकाश का जो चाल होता है सबसे अधिक किसमें होता है? तो सबसे अधिक निर्वात में होता है, इसके बाद वायु में होता है। सबसे अधिक किसमें होता है? तो निर्वात में होता है, इसके बाद वायु में होगा, इसके बाद जल में होगा, और सबसे न्यूनतम जो होगा वो कांच में होगा। यानी हम चारों ऑप्शन को देख के यह कह सकते हैं कि प्रकाश का जो चाल न्यूनतम किस में होगा? तो कांच में होगा। कांच में प्रकाश का चाल न्यूनतम होगा। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो लेंस का आवर्धन जो होता है वो क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? V/U होता है। यदि मान लेते ये सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो दोनों सेंटीमीटर कट जाएगा। जब कट जाएगा तो वो मात्रक विहीन राशि हो जाएगी। इसलिए लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। 61 नंबर प्रश्न की तरफ। 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 61 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है वो काला प्रतीत होता है। काला प्रतीत होता है। यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए 62 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या कहा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण है, देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? वो ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर प्रश्न की तरफ। 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो कह रहा है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक। तो वो जब छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया गया है, ये पूछ रहा है। तो जब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका लाइव एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं कि मोटर गाड़ियों में जो हम लोग साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, साइड मिरर जो रहता है मोटर गाड़ी में, उसमें हम लोग पीछे पूरा रोड का जो व्यू रहता है वो एक छोटे से मिरर में देख लेते हैं। इसलिए वो हम कह सकते हैं कि दर्पण से हमेशा वस्तु का जो छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण 3 होता है। प्रकाश का प्राथमिक जो वर्ण होता है वो 3 होता है, और द्वितीयक वर्ण भी कितने होते हैं? तो द्वितीयक वर्ण भी 3 होते हैं। नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, ये प्राथमिक वर्ण होते हैं, ये प्राथमिक वर्ण होते हैं। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यानी नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग होते हैं। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो प्रतिरोधकता जो होता है उसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। यानी रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। क्या कह रहा है? तो अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय यानी हम जिसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वैसी ऊर्जा जिसे हम लोग फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोयला से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कोयला को जब हम उपयोग कर लेंगे, इसके बाद हम लोग फिर से उसी कोयला का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए कोयला क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए ईंधन है, तो ईंधन क्या है? फ्यूल क्या है? फ्यूल जो है इसमें से कौन सा फ्यूल है? तो फ्यूल जो है इसमें से कौन कौन है? तो इनमें से जो फ्यूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीएनजी। सीएनजी क्या है? सीएनजी फ्यूल नहीं है, पीएनजी होना चाहिए था यहाँ पर। क्या होना चाहिए? पीएनजी। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पाइप नेचुरल गैस। एलपीजी, एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लकड़ी भी क्या है? एक ईंधन है। यानी ये तीनों ऑप्शन देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी क्या है? तो ईंधन है। इनमें से सभी क्या है? ईंधन। सीएनजी भी ईंधन है, सीएनजी भी ईंधन है। क्या है? सीएनजी भी ईंधन है। लेकिन यहाँ पर जो खाना बनाने के लिए यूज होता है वो तीनों का चर्चा किया है, लेकिन सीएनजी जो है वो गाड़ियों में भरा जाता है, गाड़ियों में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वो क्या है? तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों है, पेट्रोलियम और कोयला दोनों है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। यानी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड जो रहता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? तो उसका जलीय विलयन जो पीएच मान रहता है वो 7 से कम होता है। और हम ये बता चुके हैं जिसका 7 से कम पीएच मान रहेगा वो कैसे विलयन रहेगा? तो वो अम्लीय विलयन होगा। यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 70 नंबर प्रश्न की तरफ। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो देखिए हम ये भी बताए हैं आपको कि
जैसे जैसे इसका इधर घटेगा, जैसे जैसे वो बैक आएगा यानी 7 6 5 4 3 2 1 आएगा, वैसे वैसे उसकी अम्लीयता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। वैसे वैसे उसकी अम्लीयता का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे जो अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे अधिक अम्लीय जो होगा 1 होगा। सबसे अधिक अम्लीय क्या होगा, तो 1 होगा। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एथाइन एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन बंधक होते हैं। तो इथाइन जो रहता है, इथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो कितने बॉन्ड रहते हैं। तो इथाइन जो रहता है, इथाइन में 3 बॉन्ड होता है। कितने बॉन्ड होते हैं, तो इथाइन में 3 बॉन्ड होते हैं। यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, क्यूप्राइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो क्यूप्राइट जो है वो किस धातु का अयस्क है, ये कह रहा है। तो कॉपर जो रहता है, कॉपर धातु से क्यूप्राइट अयस्क बना है, क्यूप्राइट बना है। यानी हम कह सकते हैं क्यूप्राइट जो है कॉपर धातु का अयस्क है, कॉपर धातु का अयस्क है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए 73 नंबर प्रश्न की तरफ चलते। 73 नंबर प्रश्न क्या कहा, यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका इस पे कमांड हो जाएगा। इसके बाद आप ये प्रश्न छोड़ के नहीं आइएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली ओ धातु, क्या कह रहा है, ओ धातु की चर्चा कह रहा है, यानी नॉन मेटल। तो कमरे के तापमान जो रहता है वो कितना रहता है, तो कमरे का तापमान 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। कमरे का तापमान जो रहता है 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो अधातु जो है कमरे के तापमान पर जो रहता है वो कौन रहता है, तो वो ब्रोमीन रहता है। वो कौन रहता है, तो ब्रोमीन रहता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है 74 नंबर प्रश्न कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, देखिए आवर्त सारणी जो रहता है किस प्रकार का दिखता है, तो आवर्त सारणी जो रहता है कुछ इस प्रकार का आपका दिखता होगा, कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या रहता है इस प्रकार से टोटल 7 रहते हैं। इस प्रकार से कितने रहते हैं, तो इस प्रकार से कुल आवर्तों की संख्या 7 होती है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध एवं दही में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन अम्ल रहता है, तो लैक्टिक अम्ल रहता है, लैक्टिक अम्ल रहता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। देखिए कह रहा है कि इस धातु को हम लोग किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो किरोसिन तेल में जो डुबा के रखते हैं वो धातु को हम लोग सोडियम कहते हैं। उस धातु को हम लोग क्या कहते हैं, तो सोडियम कहते हैं। सोडियम के ऊपर वैद्युत धनात्मक आवेश रहता है। कैसा आवेश रहता है, सोडियम का ऊपर वैद्युत धनात्मक आवेश रहता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 एवं परमाणु भार 23 होता है, परमाणु भार 23 होता है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोडियम धातु को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलते हैं। किसमें घुलते हैं, तो अम्लराज में जो घुलते हैं। तो अम्लराज में जो घुलने वाले धातु हैं उसे हम एयू कहते हैं, एयू कहते हैं। एयू किसको हम लोग कहते हैं, एयू का जो पूरा नाम होता है वो गोल्ड होता है। क्या होता है, गोल्ड होता है। गोल्ड सिर्फ और सिर्फ अम्लराज में ही घुलेगा, अम्लराज में ही घुलेगा। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग का जो तेल रहता है वो किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग का जो तेल रहता है वो गंधीय होता है। कैसा प्रकृति का होता है? तो गंधीय प्रकृति का होता है, यानी लौंग का तेल गंधीय प्रकार का सूचक है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए 79 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? घरेलू गैस जो एलपीजी रहता है या पीएनजी रहता है, पाइप नेचुरल गैस रहता है, पाइप के थ्रू जो आता है वो उसका जो प्रमुख अवयव है, उसका प्रमुख अवयव क्या है? तो उसका प्रमुख अवयव क्या है? तो एलपीजी और पीएनजी का जो मुख्य अवयव है वो क्या है? तो मीथेन है। मीथेन जो है वो मुख्य अवयव है। मीथेन मुख्य अवयव है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा CH4 हो जाएगा। CH4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और कोयला है। लेकिन बायोगैस जो है उसको हम लोग बनाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आज का सेशन करते हैं कंप्लीट, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले ऑब्जेक्टिव सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम साइंस का फायदा मिल सके। चलिए आज का सेशन करते हैं कंप्लीट।